हमास ने गाजा में बड़े ऑपरेशन में जो सबसे रिलीजियस टाइप का, यानी रिलीजियस क्या कहिए उसको, जायनिस्ट टाइप का, जो धर्म की बात करते हैं लेकिन धर्म से उनको कोई लेना देना नहीं, यहूदी धर्म से भी लेना देना नहीं है, जो यहूदा फास्ट नाम की स्पेशल आईडीएफ की यूनिट थी, जिसके बारे में हमने आपको कल बताया था कि उसके कई लोग परसों एक इंसिडेंट में मारे गए थे। आज फिर हमास ने उन पे सीधे अटैक किया है। 11 सोल्जर्स उनके या तो घायल है या मारे गए हैं। घायलों की बड़ी संख्या अस्पतालों में पहुंच रही है। संख्या बढ़ भी सकती है क्योंकि 11 सोल्जर्स को हमास ने जबलिया के पास ट्रैप किया और इस तरीके से ट्रैप किया। देखिए फिर वही बात आ गई, नया एक तरीका, क्योंकि देखिए वहां पर इस समय बर्फ पड़ रही है, मतलब बीच बीच में बर्फ पड़ती है, फिर उसके बाद ठंड बहुत है, हवाएं चलती हैं, उस तरह के एक और बारिश हो जाती है। वो अजीब मतलब इस तरह की लोकेशन है वो, हालांकि वो सी बीच है लेकिन फिर भी वहां जाड़ा होता है क्योंकि उसकी हाइट ज्यादा है और मतलब ये सी लेवल से जो नॉर्मल जो सी लेवल है उससे हाइट ज्यादा है। तो वहां पर जो बारिश हो रही थी, बारिश के समय बुरी तरीके से जब आईडीएफ के लोग, आईडीएफ यानी ये जो नहूदा, जो एक नहूदा बेहूदा क्या कहा जाए इसको, ये जो बटालियन है जो अपने को मतलब इसने इतनी किलिंग्स की हैं, और किलिंग्स के बारे में एक और राज खुला है आज, तो वो इसने इतनी किलिंग्स की हैं गाजा वासियों की, इसके लोग जब अपने ट्रक की तरफ भागे, जब पानी खूब तेजी से बरस रहा था और ये रेनकोट लेने के लिए अपने बस की तरफ भागे, तो उसी बस में हमास के सोल्जर्स बैठे हुए थे। और आप ये सोचिए कि उस बस में वो कब से बैठे थे, वो काफी समय से बैठे थे, मतलब ऐसा नहीं है कि वो उसी समय, अब यही बात है, यही नहीं समझ में आ रहा है कि वो उस बस में बैठे थे, वहां आईडीएफ का ड्राइवर था, वहां 2-3 लोग हमेशा थे, वो उनको बैठाए हुए थे या उनको चकमा दे के वो बैठे थे। हो सकता है कि खुद एक इस तरीके का कुछ उन्होंने दिखाया हो कि हम कुली हैं या हम आईडीएफ के ही लोग हैं जो सामान अमान उनका उठाते हैं। इस बहाने वो लोग अंदर बैठे थे और जैसे ही वो लोग भागे उस ट्रक की तरफ, वहीं मार दिया, वहीं पर मार दिया। 11 से ज्यादा सोल्जर्स को, जो 2 हमास के फाइटर्स थे उसमें से एक मारा गया, एक वहां से निकलने में भी कामयाब हो गया, और वो कहां गायब हुआ है इसकी अभी तक कोई खबर नहीं है। ये देखिए आज अमरीश मिश्रा स्पीक्स 1 जनवरी 2025। आशा है कि ये जो नया साल आप सबके लिए बहुत बेहतर होगा, फिलिस्तीन के लिए खासतौर पे बहुत बेहतर होगा और फतेह फिलिस्तीनियों को हासिल होगी और पूरे मिडिल ईस्ट में एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ईरान के द्वारा, जो ईरान के नेतृत्व में है, उसकी संपूर्ण विजय होगी, जिसमें हिजबुल्लाह देखिए अभी जैसे ही 60 दिन खत्म होते हैं इसके जो सीज फायर लेबनीज गवर्नमेंट ने किया इजराइल से, तो हिजबुल्लाह की मार्च शुरू हो जाएगी। आज डॉक्टर नईम कासिम का इस संदर्भ में बयान भी आ गया कि हम लोग बस वेट कर रहे हैं, हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और हम लोग इस बार इजराइल को दूसरी तरह का सबक सिखाएंगे। और आप खुद सोचिए, आज 1 जनवरी 2025 है। 1 जनवरी 2024 को मैंने कहा था कि जो पूरा मिडिल ईस्ट है वो और ज्यादा युद्ध की तरफ बढ़ेगा और तीसरे विश्व युद्ध का आधार 2024 वो एक तरह से 2024 में बनेगा, और वही हुआ। तीसरे विश्व युद्ध की तरफ तेजी से दुनिया बढ़ रही है। चाइना ताइवान को ऑलमोस्ट लेने जा रहा है, रशिया यूक्रेन को लेने जा रहा है, अमेरिका की डोमिनेंस खत्म हो रही है, अमेरिका का डॉलर संकट में है। 20 जनवरी को जो ट्रंप सत्ता में आने वाले हैं उनके सामने बहुत चैलेंजेस हैं, इतने चैलेंजेस कि वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि वो किस तरीके से डील करें। और उन्होंने एक अजीब सा जो रवैया अपनाया था कि कुछ एंटी बाइडेन, एंटी कमला हैरिस या उस इलीट को परेशान करना जिसने इनको परेशान किया था, वो भी दौर एक तरह से खत्म हो गया। तो आगे ट्रंप क्या करेंगे? ट्रंप 20 जनवरी को आके क्या उन्होंने कहा था कि हमास विल फेस हेल अगर होस्टेजेस नहीं वापस किए। होस्टेजेस तो नहीं वापस हो रहे हैं ट्रंप साहब, होस्टेजेस वापस नहीं हो रहे हैं क्योंकि पूरी जो पीस डील थी वो कोलैप्स हो गई है। जो सीज फायर टॉक्स थे हमास के जो चल रहे थे और जिसके बारे में मैंने बताया था कि नए प्रपोजल, हर बार ये लोग नए प्रपोजल लाते हैं 3 फेज में। पहले लाए थे 45 दिन के 3 फेज होंगे, फिर आए थे 30 दिन के 3 फेज होंगे। लेकिन मुख्य बात यह है जो हमास जहां पर अड़ा हुआ है कि मरवून बरगूती से लेके जो तमाम फिलिस्तीनी नेशनल फिगर्स हैं जो जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं उनको छोड़ो, और इजराइल उनको छोड़ने को तैयार नहीं है, अपने लोगों को जिंदा बचाने को तैयार। मतलब आप सोचिए अभी भी 70 से ऊपर होस्टेजेस, कुछ लोग कहते हैं 100
होस्टेजेस हमास के पास हैं। नेतन्याहू को ग्रेड 3 प्रोस्टेट कैंसर हो गया, उसका ऑपरेशन संडे को हो गया। वो अब उसके बाद स्टेबल बताया जा रहा है। हालांकि एक बहुत बड़ा एक संघर्ष इजराइल के अंदर शुरू हो गया उसकी अपनी मिनिस्ट्री में, राइट विंग सरकार में, बजट को लेके, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन नेतन्याहू के साथ सारे कर्म हो गए। उसके बाद सिजेरिया, उसकी बिल्डिंग पे कितने 2024 में हमले हुए, इसका कोई इसका अंत नहीं है। मतलब वो 8 से 10 हमले हुए, वो जाता नहीं है सिजेरिया। हालत ये है नेतन्याहू। और कुछ हद तक मुझे जो अंदर की खबर है कि सब कुछ होते हुए भी, इतना दुनिया की सबसे अमीर लॉबी का प्रतिनिधि होने के बाद नेतन्याहू की यह हालत है कि उसको प्रोस्टेट कैंसर जो हुआ ग्रेड 3, उसमें उसको ठीक से क्योंकि वो एक जगह टिक नहीं पा रहा था, उसमें कुछ खास मतलब पाबंदियां होती हैं, वो पाबंदियां वो निभा ही नहीं पा रहा था क्योंकि वो किसी एक जगह टिक नहीं रहा है। मैंने आपसे क्या कहा था शुरू में जब सिसेरिया पे हमला हुआ था उसके घर में, आपको याद है? मैंने ये कहा था कि ये जो हमले हो रहे हैं, जो बार बार हिजबुल्लाह ने कई हमले किए थे, तो ये हमले क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ऐसे ही असैसिनेशंस का ग्राउंड तैयार होता है। मोसाद भी यही करता है। एक लीडर को टारगेट करो, बार बार मिस होता है, एक बार मिस हुआ, 2 बार मिस हुआ, 3 बार, 4 बार, उसके बाद वो लीडर घबरा जाता है। वो या तो एक जगह नहीं रहेगा, और अगर वो एक जगह रहेगा तो फिर बंकर वगैरह में चला जाएगा। नेतन्याहू ने ये सोचा कि हम जगह जगह शिफ्ट होंगे। अब उसको प्रोस्टेट, ये ग्रेड 3 प्रोस्टेट कैंसर है, वो जगह जगह शिफ्ट हो रहा है। सारे आराम हैं उसको, दुनिया की सबसे बेस्ट सुविधाएं उसके पास हैं जो किसी के पास नहीं। मेरे ख्याल से ट्रंप के लेवल की उसके पास, नेतन्याहू के पास सुविधाएं। मैं बता रहा हूं, दुनिया की सबसे अमीर, सबसे खतरनाक, सबसे खून चूसू, जनता की हत्यारी जो लॉबी है, उसका वो नेता है। तो सोचिए कितना पैसा होगा। सारा पैसा दुनिया का लूट के जो लोग बने हैं, वो लोग उसको फाइनेंस कर रहे हैं। फिर भी उसकी हालत ये है। और ये क्यों है? क्योंकि हिजबुल्लाह ने मार मार के उसको दौड़ा दिया है। वो कब तक भागेगा? और वो उसको कुछ नहीं तो उसको कुदरत मार देगी। और कुदरत ने ऐसे साइन दिखा दिए हैं। ये देखिए कैंसर, इसका अभी जो ऑपरेशन हुआ है, मैं आपको बताऊं, इसमें बहुत सारे एंगल है। सीआईए का दूसरा असेसमेंट है, मोसाद का एक और असेसमेंट है। नेतन्याहू क्योंकि एक आइसोलेशन में चले गए हैं, क्योंकि सिसेरिया पे हमला हिजबुल्लाह ने बार बार किया, नेतन्याहू आइसोलेशन में गए। और उसकी वजह, और आइसोलेशन मतलब यही कि एक जगह टिक ना पाना। उसकी वजह से क्या हुआ है कि उनकी कैबिनेट में दरारें आ गई। और किससे? योआव गैलेंट था या बेनी गैट्स थे, जो थोड़े से इजरायली कॉन्टेक्स्ट में लिबरल थे। हालांकि लिबरल वो कुछ नहीं है, वो भी जेनोसाइड के सपोर्टर्स हैं। लेकिन फिर भी जो बात थी कि योआव गैलेंट को इसने हटाया एज अ डिफेंस मिनिस्टर, इजराइल कार्ड्स को ले आया डिफेंस मिनिस्टर, तो एक राइट विंग गवर्नमेंट नेतन्याहू की बड़ी पक्की बन गई थी। सब लोग बाहर हो गए थे, बेनी गैट्स और योआव गैलेंट। और ये जैसे इजराइल कार्ड्स, उसके बाद इतमार बिन गिविर जो इंटीरियर मिनिस्टर उसका है, फिर स्मोत्रिच जो फाइनेंस मिनिस्टर है। अब क्या हुआ कि जैसे इन लोगों को ये पता चला कि नेतन्याहू दर दर भटक रहा है, एक तरह से भटक रहा है, एक बड़ी सुविधाजनक माहौल में, लेकिन भटक रहा है, और उसके बाद इसको ग्रेड 3 कैंसर है, तो वहां झगड़ा हो गया। अभी एक जो 2025 का बजट है उसको लेके झगड़ा हो गया। और उसमें जो एक बात आई थी, जो स्मोत्रिच क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर है, उसने कितना पैसा इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर जो इतमार बिन गिविर, अब दोनों राइट विंग है, दोनों बहुत ज्यादा मतलब बजरंगी टाइप के हैं, आप जैसे लीजिए यति नरसिंहानंद टाइप के हैं। और उन दोनों ने अब इस पर लड़ाई हो गई कि इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्ट्री को पैसा कम अलॉट हुआ। उसके बाद देखिए एक जो पार्लियामेंट है इजराइल का, उसकी मीटिंग 31 तारीख को थी। उस 31 अब ये संडे को यानी परसों नेतन्याहू का ऑपरेशन हुआ, तो डॉक्टर ने उसको मना किया था कि तुम मत जाना। लेकिन वहां और इसने बताया इतमार बिन गिविर और स्मोत्रिच को कि मैं ठीक नहीं हूं, मैं वहां नहीं जा पाऊंगा, तो लेकिन तुम लोग भी एब्सटेन कर जाओ और वो आगे कर लेंगे हम लोग। लेकिन वो एब्सटेन नहीं किए। और नेतन्याहू जानता था अगर वो नहीं पहुंचेगा तो झगड़ा हो जाएगा, तो उसको पहुंचना पड़ा। डॉक्टर की सारी एडवाइस के बावजूद उसको पहुंचना पड़ा, वहां झगड़ा भी हुआ। इतमार बिन गिविर ने नेतन्याहू के खिलाफ बयान तक दे डाला कि ये सरकार इररिस्पॉन्सिबल है। अब आप बताओ, फिर नेतन्याहू ने पलटवार किया। ये देखिए क्यों ऐसा हो रहा है कि पहले हमेशा से इसकी शुरू से लड़ाई चल रही है, अब राइट विंग कैंप के अंदर लड़ाई शुरू हो गई
ये इसलिए हो रहा है क्योंकि नेतन्याहू की मरने की संभावना है, ये इसलिए हो रहा है। अब ये देखिए, आप देखते जाइए एक एक चीज कैसे स्पष्ट होती है, सामने आती है। नेतन्याहू का विकेट 2025 में गिरना तय है, कोई माई का लाल उसको रोक नहीं सकता। ये एक ब्राह्मण की वाणी है और आप देख लीजिएगा ये 2025 में होकर रहेगा। उसके बाद देखिए जो एक सीरिया से जो एक खबर आई है कि सीरिया में देखिए कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, जिसे अभी करीब 400 ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसमें जो एचटीएस के लोग हैं उन्होंने माइनॉरिटीज के साथ बुरा व्यवहार किया। इस तरह की 400 घटनाएं आई हैं पिछले, अभी तो ये लोग सत्ता में आए 8 दिसंबर को, तो 400 ऐसी इसका मतलब ये है कि जो एचटीएस ये कह रहा था कि हम सबको साथ लेके चलेंगे, वो नहीं कर पा रहा है। कहीं ना कहीं उसमें इसको समस्या आ रही है। ये देखिए 400 किडनैपिंग्स एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स सिंस द फॉल ऑफ प्रेसिडेंट बशार अल असद। ये किस, मैं सोर्स बता रहा हूं क्योंकि बहुत लोग सोर्स, स्पुतनिक न्यूज एजेंसी, जो स्पुतनिक न्यूज एजेंसी है, इसकी ये खबर है। और कई जगह इसने पूरे सीरिया में जो अलावाइट माइनॉरिटी ग्रुप है जिसके बशर अल असद थे, उन पे और ज्यादा जुल्म हो रहा है। लेकिन ये जो किडनैपिंग्स हैं 400, ये सबकी हुई हैं, सुन्नियों की भी हुई हैं, सबकी हुई हैं। उसके बाद देखिए इसने ये भी कहा कि 6 सिविलियन अभी मंडे को, यानी परसों 6 सिविलियन अबासिया नेबरहुड है होम्स में अबासिया नेबरहुड, उससे 6 सिविलियंस किडनैप हुए हैं। उसके बाद उन 6 की बॉडी मिली, मतलब परसों वो किडनैप हुए, आज वेंसडे है, मंडे को, और उनकी बॉडी मिली। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अबासिया नेबरहुड होम्स कहां है? सीरिया में, जिसमें लड़ाई भी होती है। एलेप्पो इडलिब के बाद होम्स आता है, फिर हमा आता है, फिर दमस्कस आता है। अब आप देखो ये पूरा जो है सीक्वेंस बना, और ये पांचों ये जो लोग उठाए गए थे ये एक ही फैमिली के थे। तो एक फैमिली ओरिएंटेड किलिंग्स हो रही हैं। जो ट्राइबल फ्यूड्स हैं वो उभर के सामने आ गए हैं, जो असाद के समय रुके हुए थे। असाद कोई बहुत महान लीडर नहीं था, ये साबित हो चुका है। वो इजराइल के साथ, इजराइल उसको एंट्रैप भी कर रहा था, ये भी साबित हो चुका है। लेकिन वो इजराइल के चक्कर में आया नहीं फाइनली, और इसीलिए उसको जाना पड़ा। बहुत सारे उसके रिफॉर्म्स उसको करने थे, नहीं किए उसने। रशिया और ईरान कहते रहे कि अपने रिफॉर्म्स करो, अपनी इकोनॉमी को अच्छा करो, सेना को अच्छा करो, नहीं किया उसने। ये सब उसके अंदर करप्शन भी होगा, जरूर होगा, और उसकी कुछ मिनिस्टर में भी होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी कि असद के रहते हुए एक वहां पर एक यूनिटी बनी हुई थी, वो पूरी तरह से कोलैप्स कर गई। और अब देखिए ट्राइबल फ्यूड, सेक्टेरियन फ्यूड, ये पूरा खुल के चल रहा है। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये जो एचटीएस सरकार है ये अच्छा काम, ये मतलब लोगों को अपनी सरकार को स्थापित करी, कुछ स्थापित नहीं करी भाई साहब। आप जाके देख लीजिए, कोई स्थापना नहीं हो रही है। ये फॉरेन डेलीगेशन से बस मिले जा रहा है। अभी कर्ड से भी मिला, कुछ क्रिश्चियन से भी मिल रहा है, और इसको इस रूप में दिखा रहा है जैसे नरेंद्र मोदी सबसे मिलते हैं, उसी तरीके से ये सबसे मिल रहा है। और मिलने का मतलब ये हो जा रहा है कि देखिए हम क्रिश्चियन से भी मिल रहे हैं, हम कर्ड से भी मिल रहे हैं, माइनॉरिटी से भी मिल रहे हैं। लेकिन ग्राउंड पे क्या हो रहा है? ग्राउंड पे तुम्हारे फाइटर्स उनको कुत्तों की तरह भौंकवा रहे हैं। हमने उसका वीडियो आपके सामने हम लाए थे, जो कि रिस्ट्रिक्ट हो गया था, फिर भी आप तक पहुंचा, वो सारे वीडियोज आप तक पहुंचे। तो ये देखिए, ये जो पूरी एक सिचुएशन है ये बहुत ही चिंताजनक सीरिया में हो गई है। उसके बाद देखिए ये जो यहूदा फाश नाम का संगठन, जिसके लोग शुरू में मैंने बताया मारे गए जबलिया में, उसके पहले भी मारे गए, और उसी के तो उसका एक हारेट्स ये इंग्लिश का अखबार है इजराइल का, इसने एक खबर छापी है कि ये जो यहूदा फाश था ये बिना ऑर्डर के सिविलियंस को मारता था। देखिए ये पूरा, इसने करीब 60 बिल्डिंग्स गाजा में अपने इनिशिएटिव पे गिराई, और इसका जो 252nd डिवीजन, इसका नाम यहूदा फाश है, 252nd डिवीजन ऑफ द इजरायली आर्मी है। अब ये बहुत ज्यादा इसमें फैनेटिक टाइप के लोग हैं। तो इसने 60 बिल्डिंग अपने आप गिराई, और एक ऑफिसर जो कि इसका नहीं है, आईडीएफ का है, उसने कहा है कि दिस इज द फर्स्ट वॉर इन विच एवरीवन कैन डू व्हाटएवर ही वांट्स ऑन द फील्ड। यानी इजरायली आर्मी ने अपने हर सोल्जर से कह दिया है तुम एकदम कुछ भी करो, तुम मारो, तुम्हें परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे एक आर्मी नहीं चलती, ये गुंडों की सेना हो जाती है, वही आईडीएफ हो गई है। आपको पता है कि इवन अंग्रेजों के टाइम एक चीज होती थी विजन, और विजन होता था मतलब कि जब जैसे झांसी जीता जब अंग्रेजों ने,
1857 1800 हाँ मतलब 1858 में। तो उसके बाद एक विजन हुआ कि भाई तुम 3 दिन तक किसी को भी मार सकते हो, जो भी चाहते हो लूट सकते हो। उसी तरीके से दिल्ली में हुआ, उसी तरीके से लखनऊ में हुआ ये। लेकिन वो कम से कम वो भी परमिशन दी जाती थी 3 दिन की। यहाँ तो परमानेंट परमिशन देती है कि तुम जब तक हो कुछ भी कर सकते हो। तुम किसी महिला के साथ कुछ भी कर सकते हो, तुम किसी बच्चे को मार सकते हो, तुम कुछ भी। तुम 60 बिल्डिंग इन्होंने उड़ाई और अब इनको हमास चुन चुन के मार रहा है। हमास के जो 4000 से ऊपर नए लड़के आए हैं, ये इनको चुन चुन के मार रहे हैं। ये चीज साबित हो चुकी है। उसके बाद देखिए एक और खबर सीरिया को लेकर स्पुतनिक ने छापी कि 15 लोग लटाकिया, पिछले 48 घंटों में लटाकिया जो शहर है वहीं एलावाइट डोमिनेटेड, वहां पर 15 लोग पिछले 48 घंटे में गायब हुए हैं। उसके बाद देखिए दमस्कस की कंट्री साइड में 30 लोग जो हैं, उसके मेयर दमास्कस के कंट्री साइड में रस अल मरा एरिया है, उसके कमांडर उसके मेयर को एचटीएस की फोर्सेस ने जान से मार दिया और 30 लोगों को वहां से उठा लिया। देखिए ये एचटीएस कर रहा है। उसके बाद देखिए जो एक वही बात आ रही है कि जो पूरा इन लोगों ने क्लेम किया था कि हम सबको साथ लेके चलेंगे, वो नहीं हो रहा है। उधर सीरिया जो कुर्द हैं, जो नॉर्थ ईस्ट सीरिया में हैं, वो जो टर्की द्वारा बैक्ड एसएनए है, सीरियन नेशनलिस्ट आर्मी, उससे उसकी लड़ाई हो रही है। अमेरिका के दोनों, मतलब भाई दोनों, अमेरिका का हाथ दोनों पे, लेकिन कुर्दों पे ज्यादा है। तो ये देखिए अमेरिका के लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और वहां एक और बड़ा गेम सीरिया में हो रहा है। सीरिया में ये ऐसा गेम हो रहा है कि आईसिस को फिर से खड़ा किया जा रहा है। सीरिया अमेरिका का ही गेम। अब आईसिस, आप कहेंगे यार ये कैसे आईसिस को फिर से खड़ा किया जाए? तो भाई ऐसा है कि आईसिस वहां पहले से वहां पर दबा हुआ था, लेकिन कुछ एरियाज में फैला हुआ था। एचटीएस जो है वो एग्जैक्टली आईसिस नहीं है, इसका आईसिस से झगड़ा भी हो चुका है। नुसरा फ्रंट, ये अलकायदा वाले लोग हैं जो अलकायदा के उससे निकले। लेकिन आईसिस का वहां पर जो अमेरिका की जो फेवरेट फोर्स थी आईसिस, उसको उन लोगों ने, देखिए 10,000 आईसिस के फाइटर्स कर्डिश एरियाज में बंद हैं और एचटीएस को वो हैंडओवर नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, जो वो आईसिस फाइटर्स हैं उनको कभी भी छोड़ने की बात हो सकती है, जनरल एमनिस्टी दी जा सकती है। जिस दिन उनको जनरल एमनिस्टी मिलेगी, अमेरिका, अच्छा मैंने पकड़ा कैसे इस चीज को? मैंने इसलिए पकड़ा क्योंकि 2015-2016 में भी नेटो ने यही बदमाशी की थी कि भारी बम्बार्डमेंट किया था, कहा था कि हमने आईसिस पे बम्बार्डमेंट किया। वो बम्बार्डमेंट एक्चुअली इराकी आर्मी पे था और आईसिस को फायदा हुआ था उससे। अभी भी देखिए तो आज और कल मिला के फ्रांस ने कहा है कि हमने आईसिस पे हमला किया है, वहां पर कुछ एरियाज में आईसिस है तो वहां हमला किया है। अमेरिका ने भी कहा कि हम हमला करें। दरअसल ये लोग आईसिस को खड़ा करना चाहते हैं और ये लोग, अच्छा कर्ड्स इस बात को समझ रहे हैं, कर्ड्स इनके एलाइज हैं, कर्ड्स को इनसे पैसा भी मिलता है, लेकिन कर्ड्स ये भी जानते हैं कि आईसिस जिस दिन खड़ा हो गया दोबारा वो कर्ड्स को ही मारेगा सबसे पहले। और उन्हीं की निगरानी में 10,000 कैदी हैं। सबसे बड़ा जेल आईसिस का वो उन इलाकों में है जहां पर कर्ड्स हैं। तो ये जो देखिए एक विचित्र सी स्थिति है। इस विचित्र सी स्थिति में सीरिया में कुछ भी हो सकता है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि सीरियन रेजिस्टेंस, जो ईरान का सीरियन रेजिस्टेंस है, पूरा खुल के मैं कह रहा हूं, जो सीरियन रेजिस्टेंस है, जिसको इजराइल ने भी पकड़ लिया कि ये लोग लेबनान के बॉर्डर पे लगातार अपने चेक पॉइंट्स बना रहे हैं, सीरिया को घेर रहे हैं। सीरियन रेजिस्टेंस अल्टीमेटली खड़ा होगा। ये भी एक ब्राह्मण की वाणी आप सुन लीजिए। सीरियन रेजिस्टेंस खड़ा हो गया, एचटीएस की सरकार आईसिस के सामने झुक जाएगी और फिर सीरियन रेजिस्टेंस आईसिस को वहां से खत्म करेगा। फिर आगे देखिए जो स्थिति होती है वो बनेगी। तो ये देखिए एक मोटा मोटी बात है। बहुत सारे लोगों को हो सकता है समझ में आए, हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन भाई हमारा काम सच बोलना है। उसके बाद देखिए जो खमैनी साहब हैं, उन्होंने भी कहा कि जो जनरल कासिम ये सुलेमानी है, उनकी डेथ एनिवर्सरी आ रही है, मेरे ख्याल से 3 जनवरी को वो है। मैं उस पर स्पेशल वीडियो जारी करूंगा, कासिम सुलेमानी और कैसे उन्होंने आईसिस को ख़त्म किया, उनके रोल के बारे में। उसके बाद देखिए जो दहिया जो कि लेबनान में है और अभी भी देखिए इजराइल पूरी तरह से वहाँ से हटा नहीं है, सीज फायर वायलेट कर रहा है। वहाँ पर ग्रेफिटी पूरा एक दीवारों में लिख के आ गया है और जो प्रो हिजबुल्ला एक्टिविस्ट है उन्होंने ये पूरी तरह से लिख दिया है कि हिजबुल्ला स्ट्राइक करेगा। 60 दिन का वेट कर रहा है। 60 दिन जैसे ही पूरे होंगे, 61वें दिन हिजबुल्ला स्ट्राइक कर जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर हो गई बात।
उसके बाद देखिए जो एक इजरायली राइटर हैं यास्मिन लवी, इन्होंने भी हारेट्स में लिखा है कि इस आर्मी जबलिया में नॉर्थ गाजा में नई नई रेड ऑर्गेनाइज करती है और बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन वहाँ जाके जो इजरायली रिपोर्ट जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं वो जाके वहाँ पर मौसम की बातें करने लगते। ये इजरायली राइटर लिख रहा है यास्मिन लेवी ये हैरिट्स में, कि वहाँ जाके वो मौसम की बातें करने लगते हैं, फिर टैक्टिकल अचीवमेंट्स की बातें करने लगते हैं, यही नहीं बताते। और वहाँ से रोज़ खबर आती है कि इजरायली सोल्जर्स मारे गए, ये भी खबर आती है। तो ये हो क्या रहा है, कौन, वही मैं कह रहा हूँ, कौन कंट्रोल में है? नेतन्याहू, पता नहीं क्या स्थिति है उसकी अभी, कैंसर, और कौन चला रहा है इजराइल को? चला भी कोई रहा है कि नहीं? और इतमार बिन गिवर और स्मोट्रिच और यही नेतन्याहू, यही तीन बचे थे, यही तीन आपस में लड़ जाएंगे तो कौन चलाएगा? उसके बाद देखिए मैनचेस्टर इंग्लैंड में एक कंपनी है BNY मेलॉन, उसने 10 मिलियन पाउंड 1 करोड़ पाउंड उसने इजरायली जो कंपनी मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर है एल्बिट सिस्टम, उसमें इन्वेस्ट किए थे। तो उसके ऑफिस के बाहर आज विरोध प्रदर्शन हुआ कि ये जो BNY मेलॉन जिसने 10 मिलियन पाउंड इन्वेस्ट किया है, इसको वो इन्वेस्टमेंट अपना या तो वापस ले या फिर ये कंपनी बंद हो। और वहाँ पर अभी भी आंदोलन चल रहा है। उसके बाद देखिए एक यूडियोथ अर्नोनॉट में एक और खबर छपी कि इजरायली सेना में फटीग बढ़ रहा है, यानी थक रहे हैं वो लोग, और इतने ज़्यादा फ्रंट्स पे लड़ाई हो रही है। और यमन में एक और फ्रंट खोलने की बात है, इतने ज़्यादा फ्रंट्स पे लड़ाई हो रही है। और ये बात हमेशा याद रखिएगा, वेस्ट बैंक में पैलेस्टीन अथॉरिटी को उन्होंने लगा दिया है। आज पैलेस्टीन अथॉरिटी के एक बड़े कैंप में आग लगा दी रेजिस्टेंस ने, बहुत सारी घटनाएं वहाँ हुई। वहाँ पर एक इजरायली ऑफिसर ने कहा कि 21 बटालियन हमारी वहाँ पर हैं वेस्ट बैंक में। हालांकि मेन काम पैलेस्टीन अथॉरिटी को हमने आउटसोर्स कर दिया, फिर भी 21 बटालियन है। हर बटालियन में, मैंने कल बताया था आपको, रिपीट कर रहा हूँ, 500 से 700 सोल्जर्स होते हैं। और अगर पैलेस्टीन अथॉरिटी कोलैप्स कर गई, जो कि लग रहा है कोलैप्स कर जाएगी, आज नहीं तो 15 दिन बाद, 1 महीने बाद वो कोलैप्स कर जाएगी, वो वहाँ टिक नहीं पाएगी रेजिस्टेंस के सामने। तो वैसी स्थिति में हमको 40 बटालियन लगानी पड़ेगी। और कहाँ हमारे पास लोग हैं, है ही नहीं सोल्जर्स इस तरह का, बताइए, सीधे कह रहे हैं वो। उसके बाद देखिए जो 28 दिसंबर को जो हमास ने 30-40 मीटर की दूरी पे, 30-40 मीटर की दूरी, मतलब IDF की फोर्सेस 30-40 मीटर पे थी नॉर्थ गाजा से, जो उन लोगों ने रॉकेट जेरूसलम और तेल अवीव पे लॉन्च किया था, उसका वीडियो जारी हुआ है। उसमें साफ दिख रहा है कि वो जो IDF के लोग खड़े हैं वो कुछ कर नहीं रहे, वो बस वहां खड़े हैं। उसके बाद देखिए यमन ने एक और MQ-9 ड्रोन गिरा दिया। ये 14वां MQ-9 ड्रोन यमन ने गिराया है, और ये बड़ी उपलब्धि है। यमन देखिए लगातार मार रहा है, और ये $30 मिलियन का एक ड्रोन होता है, आप खुद ही समझ लीजिए कि क्या है। उसके बाद हमास ने आज फिर नॉर्थ गाजा से फिर से इजरायली सोल्जर्स के सामने मारा, और उन्होंने ये नेटिवोट करके इजरायली बस्ती है, वहां पर हमास ने रॉकेट मारा। उसके बाद देखिए वेस्ट बैंक में रेजिस्टेंस ने अल फरा बलाटा शिविर में IDF से लोहा लिया। गाजा में हजारों बच्चे ठंड से बिलबिला रहे हैं, वो पूरी बिल्कुल सही बात है। और IDF की बमबारी में करीब आज 60 से 63 लोगों की मारे जाने की, मतलब पैलेस्टीनियन सिविलियंस की मारे जाने की आशंका है। और जो हिजबुल्ला के शेख नईम कासिम, उन्होंने देखिए वही कहा कि रेजिस्टेंस फिर से खड़ा हो गया है और ये और मजबूती से आगे बढ़ेगा, और वही 61वें दिन का इंतजार है बस। उसके बाद देखिए जो पूरा एक बेन गिविर से जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है नेतन्याहू का, उसके बारे में मैंने आपको बताया है। नेतन्याहू देखिए पूरी तरीके से आइसोलेटेड है। जो विपक्षी नेता हैं यार लापिड वगैरह, जिनकी कोई शक्ति नहीं रह गई थी, नेतन्याहू ने सबको खत्म कर दिया था, वो फिर चढ़ गए। और उन्होंने कहा है कि हमारी बात को लोग मजाक में लेते थे, अब बताओ जब इनकी सरकार खुद ही नहीं चल रही, इनके अंदर इतनी लड़ाई है, तो ये लोग कैसे देश चलाएंगे? ये पूरा ये सवाल है। फिर देखिए नेत्जरीम एक्सेस पे पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने मारा। नाब्लस के बुरका एरिया में ज़बरदस्त संघर्ष हुआ फिलिस्तीनी सिविलियंस और IDF के बीच। अल बुरेज कैंप में भी इसी तरीके से गाज़ा के अंदर, वहाँ पर भी संघर्ष हुआ। फिर देखिए बेन गिविर और स्मोट्रिच में फिर 3 मुद्दों पे 3 बार ये लोग आपस में लड़ रहे हैं पूरी तरह से खुल के।
उसके बाद देखिए एक संगठन ने एक आंकड़े निकाले कि 2024 में वेस्ट बैंक के अंदर करीब 2977 अटैक सेटलर्स ने फिलिस्तीनियों पे किए। लेकिन उन अटैक्स की जो सबसे बड़ी बात है कि उसमें ज़्यादातर अटैक्स में ये लोग कुछ नहीं कर पाए। फिलिस्तीनी सिविलियंस चार मारे गए, इजरायली सेटलर्स करीब 7 मारे गए। ये देखिए पूरा एक इसका ये। अच्छा, उसके बाद देखिए एक बड़ी खबर ये आ रही है कि रशिया का जो यूक्रेन के साथ एक डील थी, रशिया की यूक्रेन के साथ जो गैस डील थी कि यूक्रेन के माध्यम से यूरोप को रशिया तेल बेचता था, सैंक्शन लग गए थे फिर भी, तो वो जो रशिया की मेन कंपनी है गैसप्रोम, उसका यूक्रेन के साथ करार खत्म हो गया है। रशिया ने डिक्लेयर कर दिया है कि अब वो यूरोप को एनर्जी और गैस सप्लाई नहीं करेगा, केवल टर्की, हंगरी और एक और देश है, 3 देशों को, और भारत, ये चाइना और भारत, इन देशों को केवल वो तेल देगा। अब बताओ, जो पूरी, और वही बात है कि जो यूक्रेन और रशिया की वॉर है उसमें कर्क से ये लोग भाग गए हैं। कर्क ऑलमोस्ट लिबरेट हो गया है, 1-2 दिन में अनाउंस हो जाएगा। रशिया के हाथ के दोनों हाथ में लड्डू हैं, और उधर ईरान जो है वो और ज़्यादा अपने को रोज़ अब और वोकल बना रहा है, और वो जो अल्टीमेटली इजराइल पे टारगेट करेगा उसकी तैयारी कर रहा है। तो ये देखिए खबरें हैं। कल तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।